Dear friend, today we shall discuss about part 3rd of our strategy class, how to write answer. This section is very important for our examination point of view, and you must be well aware about how to write answer. दोस्त, आज हम लोग अपनी स्ट्रेटजी का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप आंसर लिखने के लिए जानते हैं तो केवल आंसर लिखने के स्टाइल से आप दूसरे बच्चों से 5 से 10 मार्क्स ज़्यादा ले आएंगे। देखिए कि मैं 3 मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हो गया था फाइनली। मैं आपको केवल आंसर लिखने के तरीका बता करके आपका मार्क्स 5 से 10 बढ़ाऊंगा। आंसर लिखने में जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, पहला कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, परिचय कैसे लिखा जाए। इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन का फेस होता है। अगर हम कभी किसी से मिलते हैं तो पहले हम उनका फेस देखते हैं, उनके बाद उनका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ऑल द डायमेंशन देयर आफ्टर बी लुक। लेकिन पहले फेस देखते हैं। फेस शुड बी इम्प्रेसिव, फेस शुड बी अट्रैक्टिव। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये एग्जामिनर पर पहला इंप्रेशन डालता है। देखिए कि परिचय लिखने के बहुत सारे स्टाइल है। कभी कोई स्टूडेंट स्टोरी से स्टार्ट करता है परिचय लिखना, कोई फेमस स्कॉलर के कोट से स्टार्ट करता है, कभी कोई पोएम से आप स्टार्ट करते हैं, कभी आप सिंपली जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं। लेकिन कंडीशन जो भी हो, आप स्टोरी से स्टार्ट करें, पोएम से स्टार्ट करें, फेमस स्कॉलर के कोटेशन से स्टार्ट करें, या क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट करें, कंडीशन जो भी हो, यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन शुड बी लिंक्ड विथ मेन बॉडी। राइट, इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी लिंक होना चाहिए। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और यू मे से रिफ्लेक्शन ऑफ मेन बॉडी शुड फाउंड इन द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा पॉइंट जो होता है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए वह है बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के उद्देशिका के ऊपर लिख रहे हैं। तो इनका बैकग्राउंड दैट वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने उद्देशिका की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया है। मान लीजिए कि मैं आपके बारे में लिख रहा हूँ, इंद्रदेव के बारे में लिख रहा हूँ, तो हमें दिखाना होगा कि कहाँ इंद्रदेव जी पहले बॉर्न हुए, कहाँ ब्राउट अप हुए, कहाँ उनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ, कहाँ हायर एजुकेशन हुआ, कहाँ सिविल सर्विस की तैयारी की, कहाँ पोस्टिंग किए, कहाँ उनका पोस्टिंग हुआ। तो हमें इवोल्यूशन दिखाना होता है बैकग्राउंड में। ठीक है, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ द क्वेश्चन, किस तरह से प्रश्न का उद्भव और विकास हुआ। उनके बाद जो आपके पास में महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है वह होता है मेन बॉडी लिखना, मुख्य भाग लिखना। देखिए इनका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है नहीं जो मैं आपको बताऊं कि इस तरह से मुख्य भाग लिखिएगा।
मैं 25,000 स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, मोर देन 3,000 स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, 500 प्लस रिजल्ट दिया हूँ। तो जो स्टूडेंट मेरा क्वालिफाई किया है उनका आंसर भी मैंने चेक किया है, किस स्टूडेंट को मैं कैसा मार्क्स दिया नहीं दिया और किस स्टूडेंट को यूपीएससी ने किस तरह से मार्क्स दिया, उनके अनुभव के आधार पर मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा मुख्य बॉडी, मेन बॉडी के बारे में। कि जब आप मेन बॉडी लिखें, अगर आपका क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशल इश्यूज, ऐसे इससे जुड़ा हुआ हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पैराग्राफ में लिखिए आंसर। पैराग्राफ बेसिस पर अच्छा माना जाता है। अगर आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक और कोई अदर साइंटिफिक एस्पेक्ट से हो, वैज्ञानिक पहलू से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे केस में बेहतर होगा कि आप पॉइंट्स बेसिस पर लिखेंगे। स्मॉल पैराग्राफ पॉइंट पॉइंट पॉइंट, स्मॉल पैराग्राफ पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये बेहतर माना जाता है। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, सभी यही लिखेगा। आप भी वही लिखेंगे, मैं भी वही लिखूंगा। जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट के मार्क्स जो यूपीएससी ने दिया उसके बेसिस पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टाइल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है। अब ये मेन बॉडी के बाद जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, कंक्लूजन, निष्कर्ष। देखिए कि इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, मेन बॉडी, कंक्लूजन तक आते आते एग्जामिनर जो है कि बहुत कुछ भूल चुका होता है। जो पहले पढ़े हुए होते हैं आपके आंसर में, वो बहुत कुछ भूल जाते हैं। अब कंक्लूजन पर उनको मार्किंग करना होता है, और अगर कंक्लूजन में अगर आप चमत्कार पैदा कर दें तो आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है। इसलिए कंक्लूजन हमारे आंसर का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो मैं कुछ पॉइंट सजेस्ट करूंगा कि कंक्लूजन आप लिखें तो कुछ बात याद रखें। पहला, योर कंक्लूजन शुड बी सजेस्टिव, सलाहकारी होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक, भविष्यगामी होनी चाहिए, एंड पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को एक संतुष्टि मिले। इंग्लिश में एक कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। हिंदी में है, अंत भला तो सब भला। मान लीजिए कि आपने मेन बॉडी में क्रिटिसिज्म भी लिखा है, नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि क्रिटिसाइज कीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, तो आप क्रिटिसिज्म लिखेंगे ही। लेकिन लास्ट में कंक्लूडिंग पार्ट जो आप देंगे वो आप पॉजिटिव कर दीजिए। एक तो मैंने क्या कहा, सजेस्टिव। जो आपने लिखा, मान लीजिए स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की स्थिति, इसमें आप देखेंगे कि एंशिएंट पीरियड में महिलाओं का स्थिति क्या थी, मेडिवल पीरियड में क्या थी, मॉडर्न पीरियड में क्या थी, अभी क्या है, और फ्यूचर में किस तरह महिला और पुरुष बराबरी की दिशा में जा रहा है। एक तो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, कुछ आप अगर सजेशन देना चाहते हैं, और पॉजिटिव, फील गुड। जैसे आप बहुत सारी हिंदी मूवी देखे होंगे, पहले तो हीरो की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है विलन के द्वारा, और बाद में एक हीरो सारे विलन को मार देता है, हैप्पी एंडिंग। लड़का लड़की बिछड़ जाता है,
बाद में उनको मिला दिया जाता है, हैप्पी एंडिंग। तो आप भी हैप्पी एंडिंग करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों ना हो। कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो। आपने मेन बॉडी में मान लीजिए क्रिटिसिज्म दिया, उनका आलोचना किया, तो कंक्लूडिंग एस्पेक्ट जो है कि आपका अच्छाई से एंड हो तो इम्प्रेसिव होता है, एक संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट जहां आपको ध्यान देना चाहिए, बैलेंस अप्रोच, संतुलित दृष्टिकोण। संतुलित दृष्टिकोण, देखिए एक प्रश्न अनेक भागों में बटा हुआ होता है। एक उदाहरण से समझें। आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, डिस्कस इट्स रिलेशन विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देयर ऑन। मूल अधिकार क्या है, इनका नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधों का उल्लेख करते हुए इस पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बताएं। तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न 3 भाग में है। पहला है कि मूल अधिकार क्या है, दूसरा भाग है इसका नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ संबंध क्या है, तीसरा भाग है इस पर जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है। 3 पार्ट में बटा हुआ आपका क्वेश्चन। तो अब देखेंगे, पहले तो जब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए, देखिए कि यह क्वेश्चन कितने एस्पेक्ट में, कितने पार्ट में बटा हुआ है, कैसे एक दूसरे से लिंक है। पहले तो ये देखें जब आप कोई भी क्वेश्चन देखें तो। दूसरा देखें कि किस पार्ट में हमें कितना कवरेज देना है। जैसे इस क्वेश्चन में, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार क्या है। अगर ये प्रश्न हमें 250 वर्ड्स में लिखना है तो मूल अधिकार क्या है, इस पर 40-50 वर्ड्स में आप कवरेज दीजिए। उसका नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंध क्या है, उसको आप 125-175 वर्ड्स में रखिए। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है, इनको लगभग 50 वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में रखिए। लेकिन आप लोग किस तरह की गलती करते हैं, देखिए पहला गलती क्या करते हैं आप लोग, पहले तो तीनों पार्ट को आप अच्छी तरह से नहीं समझे, या समझ भी गए, आप 2 पार्ट जानते हैं, 1 पार्ट नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है, इनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेशन क्या है, ये भी जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का इस पर निर्णय क्या है। तो हमारे अधिकांश स्टूडेंट, आपके जैसे स्टूडेंट क्या कर करके आते हैं, वह फंडामेंटल राइट जो 40-50 वर्ड्स कवरेज होना चाहिए उनको वह लंबा चौड़ा करना स्टार्ट करते हैं, 60-70 वर्ड दे देते हैं। डीपीएसपी को लंबा चौड़ा करते करते 250 वर्ड्स पूरा कर देते हैं और खुश होकर के आ जाते हैं कि मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन के हर एक पार्ट पर आपको मार्क्स देता है। आपने 2 ही पार्ट का आंसर दिया, फंडामेंटल राइट क्या है और उनका डीपीएसपी से संबंध क्या है। यानी 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स का आपने आंसर दिया। देखिए कि यूपीएससी का इवैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। आप जानते हैं कि 50% पर टॉप कर जाता है। जैसे आप देखेंगे 2013 का टॉपर गौरव अग्रवाल था, उनको 48% मार्क्स आया था। 214 की टॉपर ईरा सिंघल थी, उनको 53% मार्क्स आया था। 2015 की टॉपर टीना डावी थी, उनको 52.35% मार्क्स आया था। 2016 नंदनी यार, उनको 53% मार्क्स आया था।
2018 कनिष्क कटारिया, सॉरी अनुदीप दुराई शेट्टी, उनको 55.65% मार्क्स आया। 2019 कनिष्क कटारिया, उनको 55.35% मार्क्स आया। 2019 प्रदीप सिंह, इनको 52.8% मार्क्स आया। 2020 शुभम कुमार, इनको 52.04% मार्क्स आया। 2021 श्रुति शर्मा, अभी तक यूपीएससी ने उनका मार्क्स डिक्लेयर नहीं किया है सक्सेसफुल स्टूडेंट का, इसलिए मैं आपको मार्क्स नहीं बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 50% अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो आपका रैंक 1 to 10 के बीच में रहेगा। तो यूपीएससी 50% मार्क्स जल्दी देती ही नहीं। तो और आपने यहाँ पर 10 मार्क्स का ही आंसर लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय का इस पर निर्णय किया, आपने नहीं लिखा। तो बहुत अच्छा आपको मार्किंग अगर यूपीएससी देगी, 10 में से कहिए 5 दे दिया, यानी कितना हो गया 15 में से 5, 1/3 कहिए 33% मार्क्स आप फेल कर गए। इससे बेहतर ये होता कि आप उसमें टाइम बचा लेते। अगर थर्ड पार्ट नहीं पता आपको, 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है तो 200 वर्ड्स में लिख लेते, थोड़ा टाइम बचा लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन में उस टाइम का यूटिलाइज करते। आपने यूपीएससी को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश नहीं किया, आप स्वयं बेवकूफ़ बन करके आ गए कि अपना टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पर। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको, गिव एडेक्वेट कवरेज ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। सभी किसी भी क्वेश्चन के सभी पार्ट पर एडेक्वेट नॉट इक्वल। एडेक्वेट मीन्स प्रश्न की जो डिमांड है उसके अनुसार शब्द खर्च करें आप। गिव एडेक्वेट कवरेज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये मेरा सजेशन रहेगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट आपका है प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करें। अब देखिए, एक मूवी था पीके, आप लोगों ने देखा होगा। पीके मूवी में आमिर खान क्या करते हैं, कोट पहनते हैं, नीचे धोती पहन लेते हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पैंट पहने हुए हैं वहाँ शर्ट पहन लीजिए, जहाँ शर्ट पहने हुए हैं पैंट पहन लीजिए, जहाँ जूता जो है सिर पर रख लीजिए, चश्मा पैर में पहन लीजिए। आपके पास में तो सारा ड्रेस है, सारा ड्रेस आपके पास में है, लेकिन तब आपको लोग क्या कहेगा आप समझ सकते हैं। लोग पागल कहेंगे आपको कि ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ऐसा कहेगा। तो उसी तरह जब आप आंसर लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है 2-3 पैराग्राफ तो आप सीक्वेंस में बहुत अच्छे लिखते हैं, उसके बाद फिर रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा मत करो। देखिए कि हर एक पॉइंट या पैराग्राफ जैसे आप लिखते हैं उसमें सिंगल आइडिया होना चाहिए। हर एक अगला पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ का लॉजिकल एक्सटेंशन होना चाहिए, तार्किक प्रसार होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पहले बॉर्न हुआ तो उनका लॉजिकल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन। उनका लॉजिकल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, हायर एजुकेशन। उनका लॉजिकल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, सिविल सर्विस प्रिपरेशन। उनका लॉजिकल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग। उनका लॉजिकल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, पोस्टिंग। लेकिन आपने क्या कर दिया कि लिखा कि दिस गाय बॉर्न इन ब्राउट अप इन दिल्ली, ही इज पोस्टेड इन पटना। तो ये सीक्वेंस नहीं हुआ, कोहेरेंसी नहीं मिला। तो मेरा सजेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन में 1 पॉइंट और पैराग्राफ should contain single idea। subsequent point और पैराग्राफ
should be linked with the previous one or extension of the previous paragraph and maintain flow, pravah in your answer. Right? Presentation is another important aspect in this sense. Then language, भाषा. जब आप आंसर लिखते हैं तो भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखें थोड़ा. कोमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, ये सब पर भी ध्यान रखें. और साथ साथ ये बात ध्यान में रखें कि लैंग्वेज शुड बी सिंपल, सोफिस्टिकेटेड एंड रिस्पेक्टफुल. लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए. इनका मतलब ये नहीं कि गवारू लैंग्वेज होना चाहिए, सड़क छाप लैंग्वेज होना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए जिसे सभी समझ सके. देखिए कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय हिंदी समझने एंड बोलने वालों की संख्या लगभग 55% थी. आज हिंदी समझने या बोलने वालों की संख्या लगभग 85% है. तो इसके पीछे कारण क्या है? हिंदी ने अंग्रेजी से कुछ टर्म लिया. जैसे अंग्रेजी में हम फॉरेस्ट भी लिखते हैं, जंगल भी लिखते हैं, तो उसी तरह हिंदी ने अंग्रेजी से बहुत सारी टर्म लिया, लाइक मम्मी, पापा, बाय बाय. तो हमने अंग्रेजी से टर्म्स लिया, हमने उर्दू से टर्म्स लिया, हमने पंजाबी से लिया, हमने साउथ इंडियन टर्म लिया, मराठी टर्म लिया, गुजराती टर्म लिया. इससे जो कि हिंदी क्या हो गया, इनरिच हो गया, समृद्ध हो गया. वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायनामिक लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है. क्यों? इंग्लिश ने ऑल ओवर वर्ल्ड के जो पॉपुलर टर्म्स है उसको अपने में समाहित करने का कोशिश किया. जैसे अंग्रेजी में फॉरेस्ट भी लिखा जाता है, जंगल भी लिखा जाता है. अंग्रेजी में प्रिजन भी लिखा जाता है, जेल भी लिखा जाता है. अंग्रेजी में आम आदमी भी लिखा जाता है, कॉमन पीपल भी लिखा जाता है. देखिए, जब आप दूसरे भाषा से कुछ लेते हैं तो आप अपने आप को इनरिच करते हैं, समृद्ध करते हैं. अगर आप जो है दूसरे को कुछ देते हैं तो आपकी लॉस नहीं होती है, आपकी प्रसार होती है. आपकी लॉस नहीं होती है, आपकी प्रसार होती है अगर आप दूसरे को कुछ देते हैं तो. इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ. दो पंडित जी थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे. वह एक राजा के यहाँ गए, और राजा का हाथ देखने के बाद पंडित जी कहते हैं कि राजा साहब, आपका बेटा, बेटी, पोता, पोती, पतोहू सभी जो है आपके सामने मर जाएगा. राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और राजा ने ऑर्डर दिया कि इनको जेल में बंद कर दो. कुछ दिनों के बाद जो कि फिर दूसरा पंडित जी गए, वह भी बहुत ज़्यादा विद्वान थे. उन्होंने भी राजा का हाथ देखा. उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, महाराज बधाई हो, बधाई. ईश्वर की आप पर बहुत बड़ा अनुकंपा है, बहुत बड़ा कृपा है. आप अपने परिवार में सबसे अधिक दीर्घायु हैं. राजा खुश हो गया, उनको अवार्ड दे दिया. अब देखिए कि दोनों पंडित ने क्या कहा, एक ही बात कहा, लेकिन कहने का सेंस अलग था, कहने का लैंग्वेज अलग था. मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डांटता हूं कि तुम नालायक हो, तुम कभी जो है कि सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, तुम अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे. यही बात मैं आपको अपने ऑफिस में बुलाता हूं और प्यार से कहता हूं कि शिव जी, आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे
तो आपकी सफलता जो है कि डाउटफुल हो जाएगा। तो वह जो आपके दिल पर चोट करेगा। आप मेरी बात को समझेंगे और साथ साथ आप मेरे दोस्त भी बन जाएंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे। भाषा की कमाल है। आप देखेंगे कि अगर आपके कोई लखनऊ के दोस्त हैं तो अगर वह गुस्सा करके भी बोलते हैं तो लगता है कि प्यार झलकता है। उनका लैंग्वेज बहुत ही सॉफ्ट होता है। आपके अगर कोई हरियाणा के दोस्त हैं तो वह अगर प्यार से भी बोलते हैं तो लगता है क्या कि लठ मार रहा है। तो लैंग्वेज, मैंने क्या कहा, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, सोफिस्टिकेटेड एंड रिस्पेक्टफुल। अगर सभी रेडियो समझता है तो आकाशवाणी मत लिखिए। अगर सभी स्टेशन समझता है तो धूम्र शटक विश्रामालय लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अगर सभी टीवी टेलीविजन समझता है तो दूरदर्शन लिखने की कोई जरूरी नहीं है। देखिए कि कल का आप डीएम हैं, एसपी हैं, आपको मेरे जैसे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका कम मिलेगा। आपको गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में आम लोगों से भी बात करना होगा। तो आपका लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए जिससे कि आम लोग समझ सके। देखिए कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बातचीत में आपको बहुत सारे वर्ड्स जो है कि इंग्लिश का आ रहा है, बहुत सारी हिंदी का आ रहा है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपना लैंग्वेज दिखाऊं कि मेरा इंग्लिश कितना अच्छा है, हिंदी कितना अच्छा है। मेरा मकसद है आपको मैसेज कन्वे करना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों से कि योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल, सोफिस्टिकेटेड एंड रिस्पेक्टफुल, so that even a layman, even a common man can understand you easily. This is my suggestion. लास्ट एस्पेक्ट जो आप देखेंगे, हैंड राइटिंग। यह जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कभी कभी आप लोग जब 5वां क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, टाइम की स्कैर्सिटी होती है, जल्दबाजी में आपकी कलम चलती है और आपने क्या लिखा आपको खुद समझ में नहीं आता है। आप एग्जामिनर से अपेक्षा करते हैं कि वह पढ़े उनको और अपने चश्मा का पावर बढ़ाए और आपको मार्क्स भी दे। मैं क्या करता हूं, अपने स्टूडेंट को बुलाता हूं कि तुम पढ़ो, तुम लिखे क्या हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। जब तुम अपना लिखा हुआ खुद नहीं पढ़ सकते हो तो मुझसे अपेक्षा कर रहे हो कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन को पढ़ूं और तुम्हें मार्किंग भी दूं, तो कितना गलत एक्सपेक्टेशन है। इसलिए हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य होना चाहिए। जब हैंडराइटिंग की बात चली तो देखो कि मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूं 3 वर्ड याद रखना। एक सूरत, दूसरा सेहत और तीसरा श्रृंगार। अब मान लो कि कोई लड़की बहुत ही खूबसूरत है तो नेचुरली लड़कों का अट्रैक्शन आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अगर कोई लड़का बहुत ही हैंडसम है तो लड़कियों का अट्रैक्शन आ जाएगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत है तो एग्जामिनर का अट्रैक्शन आ जाएगा, पढ़ने का मन करेगा एग्जामिनर का। ये तो सूरत हो गया। सेहत, मान लीजिए वो लड़की खूबसूरत है, पता चला कि उनको टीबी है, कैंसर है, अल्सर है, तरह तरह की बीमारियां हैं, तो खूबसूरती काम करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह आपका हैंडराइटिंग खूबसूरत है लेकिन आपने क्या लिखा, कूड़ा करकट लिखा है, स्टोरी लिख डाला है, फिल्म का डायलॉग लिख डाला है, तो आपकी खूबसूरती काम नहीं करेगा। यहां पर क्वालिटी चाहिए। अब मान लीजिए कि वो लड़की खूबसूरत है
योगा भी करती है, फिट एंड फाइन है, आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत है और आपने क्वालिटी लिखा है, क्वालिटी दिया है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी दिया है, तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट श्रृंगार। मान लीजिए कोई लड़की खूबसूरत है, सेहत भी बहुत अच्छा है, कहिए 0 फिगर, और अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आई है, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी ये सब पहन करके, तो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाता है, निखर जाता है। उसी तरह आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, आपने क्वालिटी लिखा है, और श्रृंगार कैसे किया, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उनको अंडरलाइन कर दीजिए, अगर टेबल बनना संभव है तो टेबल बना दीजिए, अगर फ्लो चार्ट संभव है तो फ्लो चार्ट बनाइए, तो आपके आंसर में और भी निखार आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा क्वेश्चन विथ डिफरेंट टैग्स। थैंक यू।